सो हम लोगों ने बेसिक CSS तो पढ़ लिया। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट CSS का एक कॉन्सेप्ट आया है जिसको बोला जाता है बॉक्स मॉडल। ओके, सो इट इज़ बॉक्स मॉडल। अब ये बॉक्स मॉडल किस तरह से काम आता है, अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम लोग कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं ना जब भी, सो लेट मी टेक सम बॉक्सेस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हम कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं अपने पूरे HTML में, चाहे वो किसी तरह का कोई डिव हो या किसी तरह की कोई भी चीज़ हो, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो बॉक्स मॉडल को फॉलो करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। ओके, सो कंसिडर करो कि वो एलिमेंट ये बॉक्स के अंदर है। अब ये डिव भी हो सकता है, ये H1 भी हो सकता है, कुछ भी, तो उस एलिमेंट को हम लोग एक बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ एलिमेंट है। अभी अभी क्या होता है कि इसके बाहर एक बॉक्स होता है ऐसे। ओके, और फिर इस बॉक्स को 1 मिनट में सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा राइट मूव कर लेता हूँ। यस, सो ये थोड़ा सा परफेक्ट हो गया। नाउ नाइस। अब इसके बाहर एक और बॉक्स ऐसे बनेगा। जस्ट अ मिनट। ओके, एंड इसके बाहर एक और बॉक्स बनता है। कुछ इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस बन गए। एक ये इंटरनल जो मेरा एक्चुअली में एलिमेंट है, तो इसको मैं एलिमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको चलिए ऐसे कलर कर देते हैं। तो इस बॉक्स को, एक सेकेंड, मुझे ये मिटाना पड़ेगा। इस बॉक्स को मैंने ये कलर कर दिया, तो ये मेरा एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये कलर क्या है। ठीक है, तो हम इसको एलिमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये मेरा एक एलिमेंट हो गया और ये मेरा एक बॉक्स है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कैसे चीज़ें होती हैं, सो नेक्स्ट मैं मतलब 3-4 कलर्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कलर ये फिल कर दिया मैंने। ओके, ये मैंने एक कलर फिल कर दिया। ओके, ये ग्रीन सा कलर एक फिल कर दिया। वेरी नाइस। उसके बाद एक कलर और फिल कर लेते हैं। ये उसके आउटर में मैंने येलो कलर फिल कर दिया। थोड़ा सा कलर स्पिलेज हो गया है, सो जस्ट इग्नोर इट। सो ये आउटर में येलो कलर फिल हो गया। कुछ इस तरीके से। ओके, और इसके आउटर में भी एक कलर फिल कर देते हैं एंड लेट्स मेक इट पिंक। ठीक है, ये समझने के लिए काफ़ी अच्छे से ये कलर फिल हो गया। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास इनर से लेके आउटर तक सारे कलर फिल हो गए। बॉक्स मॉडल में हमारे पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें से एक चीज़ तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ी है। सो बॉक्स मॉडल में 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो सबसे पहले मेरे पास होता है मेरा एलिमेंट। फिर उसके बाद आता है मेरे पास पैडिंग, हर एलिमेंट की कुछ पैडिंग होती है। फिर उसके बाद आता है बॉर्डर, हर एलिमेंट का एक बॉर्डर होता है। और फिर उसके बाद आता है मार्जिन, जो कि होता है एलिमेंट का मार्जिन। तो ये 4 चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। तो सबसे पहले ये हो गया मेरा एलिमेंट, ये मेरा पैडिंग कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा बॉर्डर हो जाता है और ये मेरा हो जाता है मार्जिन। ओके, अब इनका यूज़ क्या होता है, तो कई बार क्या होता है कि मैंने एक बॉर्डर लगाया, तो किसी भी एलिमेंट में कंसिडर मैंने एक बॉर्डर लगाया, लेकिन वो जो आइटम है वो पूरा बॉर्डर के अंदर, मतलब बिल्कुल चिपका चिपका ना हो बॉर्डर से, थोड़ा सा दूर करने के लिए हम उसमें पैडिंग डाल देते हैं। कंसिडर करो जैसे कि आप लैपटॉप या मोबाइल या ऐसी कोई एक्सेसरीज खरीदते हो या कोई भी चीज़ खरीदते हो, तो आपने देखा होगा साइड में ना थर्मोकोल्स वगैरह लगे रहते हैं या कार्टन बॉक्सेस लगे रहते हैं या ऐसी कोई चीज़ लगी रहती है, तो वो उसकी सेफ्टी के लिए होता है। और मैं कार्टन के बॉक्स को मैं बॉर्डर मान लेता हूं, तो वो कार्टन का बॉक्स बॉर्डर है, जो आपका आइटम है वो आपका एलिमेंट है। एलिमेंट की जो सेफ्टी के लिए जो चीज़ें लगी रहती है वो होता है मेरा पैडिंग। उसके बाद वो कार्टन का बॉक्स हमारे लिए बॉर्डर का काम करता है। अब कई बार जब मैं एक बॉक्स यहाँ रखा और एक बॉक्स यहाँ रखा, और इस बॉक्स के बीच में ये जो गैप होता है, ठीक है, और ये गैप ऐसे 50-50% दोनों शेयर करते हैं। तो 50% इस वाले बॉर्डर ने शेयर किया और 50% इस वाले बॉक्स ने। तो ये मान लो B1 है और ये मेरा B2 है,
तो 50% इसको B1 ने शेयर किया और 50% इसको B2 ने शेयर किया, ये इसकी हो जाएगी मार्जिन। ओके, तो इस तरीके से एक बॉक्स मॉडल, इसको हम लोग टोटली बॉक्स मॉडल कहते हैं। और जब भी हम कोई एलिमेंट बनाते हैं तो ये बॉक्स मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये बॉक्स मॉडल हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? ताकि जो मेरे एलिमेंट्स हैं या जो भी मैं डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से कुछ डिज़ाइन कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल आपने कुछ पेजेस पे देखे होंगे जिसमें ऐसे ऐसे बॉक्सेस यहाँ पे कुछ कुछ दूरियों पे इस तरह से रखे रहते हैं। तो 3 बॉक्सेस यहाँ पे कुछ कुछ दूरियों पे रखे हुए हैं, तो इसके अंदर ये वाली जो गैप होगा, इस गैप को हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, हर बॉक्स के अंदर बिल्कुल बॉर्डर से तो चिपका हुआ नहीं कुछ चीज़ लिखा रहता, थोड़ा सा अंदर, मतलब ये मान लो ये डॉटेड पार्ट में आपका डेटा रखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी ये डॉटेड पार्ट में आपका डेटा रखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी ये डॉटेड पार्ट में आपका डेटा रखा हुआ है। तो ये डॉटेड पार्ट में जब डेटा रखा रहता है तो ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको अगेन मैं कलर से ले लेता हूँ, तो मेरा जो ये वाला पार्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट मेरा पैडिंग कहलाता है। पैडिंग मतलब हम लोग बॉर्डर से कितना दूर, और ये ब्लैक वाला तो मेरा बॉर्डर है ही है, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हर एक एलिमेंट की अलाइनमेंट के लिए। ओके, अब इसका यूज कैसे करते हैं और एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं? तो सबसे पहले अगर आप नॉर्मली किसी भी एलिमेंट का विड्थ और हाइट डिसाइड करते हो, तो जब भी आप विड्थ और हाइट डिसाइड करते हो, एक्चुअली आप एलिमेंट का शेप सिर्फ डिसाइड कर रहे हो, जो भी आपका एलिमेंट है उसका शेप आप डिसाइड कर रहे हो। और हमारे केस में एलिमेंट सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट है, इस ब्लू वाले पार्ट का आप चीज़ें डिसाइड कर रहे हो। नेक्स्ट केस में जब आप इसके अंदर पैडिंग डाल देते हो, तो पैडिंग के थ्रू आप इसका ये ग्रीन वाला पार्ट डिसाइड करते हो कि ग्रीन वाला पार्ट कितना होगा। ठीक है, जब बॉर्डर डाल देते हो तो बॉर्डर के केस में आप ये येलो वाला पार्ट डिसाइड करते हो, और जब आप मार्जिन डाल देते हो तो आप ये पिंक या पर्पल वाला पार्ट जो है इसको डिसाइड करते हो। ठीक है, तो जब आप विड्थ या हाइट को डिसाइड कर रहे होते हैं तो इसमें नॉर्मली आप पिक्सल्स में डेटा लिख देते हैं, या फिर कई केस में हम लोग इसको पॉइंट्स में भी डेटा लिखते हैं। कुछ केसेस में यहाँ पे EM आता है, कुछ केसेस में REM आता है, सेंटीमीटर्स में भी आप डेटा लिख सकते हो। ठीक है, परसेंटेज में भी डेटा लिख सकते हो। तो अभी मैं EM और REM को अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अभी नहीं समझा रहा हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। हाँ, हम लोग पॉइंट्स का यूज़ कर देंगे अभी, तो पॉइंट हमारे पास एक एक पॉइंट होता है। पिक्सल्स का भी, तो पॉइंट और पिक्सल, EM REM सेंटीमीटर, ये हम लोग को मतलब ये ओल्ड टेक्निक हो गई चीज़ों को करने के लिए। हम एक वेब डेवलपर हमेशा पिक्सल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, हर चीज़ एक पिक्सल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, और उसके लिए वो बेटर होता है। जब हमें चीज़ें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव बनानी होती है, कि जैसे फ़ोन के हिसाब से वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाए, या जैसी वो चीज़ें बड़ी स्क्रीन पे जाए तो बड़ा हो जाए, तो उस केस में हम लोग REM यूज़ करते हैं। अब REM को हम लोग कहते हैं रूट एलिमेंट मेजर। मतलब एक रूट एलिमेंट, कोई भी रूट एलिमेंट मतलब जो मेन साइज कितना होता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मल स्क्रीन साइजेस होते हैं और सब कुछ। अगर आप 1 इनिशियल स्केल, याद होगा आपको जब HTML में पढ़ा था, तो इनिशियल स्केल अगर 1.0 लेते हो तो REM इज इक्वल टू 16px हो जाता है। एक REM 16px का होता है, मतलब 16 पिक्सल का एक REM होता है। ठीक है, अब 2 REM लिख दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो 16 × 2 32 पिक्सल्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे REM यूज़ होता है। EM को अगेन हम लोग REM की तरह ही होता है, तो EM लिख दो, REM लिख दो, एक ही बात होता है। हम लोग EM नहीं यूज़ करते, हम लोग डायरेक्ट REM यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर वही नॉर्मल हमारा जो सेंटीमीटर हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्केल पे, वो होगा। परसेंटेज, अब परसेंटेज के केस में मैंने मान लीजिए हाइट इज इक्वल टू लिख दिया 10%, तो ये 10% किसका होगा? तो आपका एक्चुअल जो स्क्रीन साइज होगा ना, जो इनिशियल स्केल 100% वो हम लोग स्क्रीन साइज डिवाइस विड्थ लेते हैं, उसका ये 10% यहाँ पे एज्यूम कर लेगा। अगर आपकी स्क्रीन का हाइट इतना है तो उसका 10% हो जाएगा। अगर उसको लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट मोड में हमने कर दिया तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी, तो उसका वो 10% ले लेगा। अब इसी तरीके से फ़ोन के केस में हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, लैपटॉप केस में हाइट थोड़ी कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ले लेगा। विड्थ को भी अगर परसेंटेज में डाल दे तो विड्थ अगर ज़्यादा है, लैपटॉप के केस में ज़्यादा विड्थ है तो उस तरह से हो जाएगा, छोटा विड्थ है तो उस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज REM, सॉरी नॉट दैट वी कॉल्ड एज परसेंटेज। तो उसके कितने परसेंटेज आप वहाँ पे डेटा उठा रहे हो, ये हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, पैडिंग को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज VH और VW। ठीक है, दिस वी कॉल्ड एज व्यू पोर्ट
height and this we called viewport width। ठीक है, अभी मैंने बताया कि परसेंटेज में ले रहे हो तो उसमें भी आपका जो भी व्यू पोर्ट होगा उसी की हाइट और विड्थ के हिसाब से वो परसेंटेज लेगा। तो फिर ये VH और VW की क्या जरूरत पड़ी? देखो, अगर आप नॉर्मली रूट पे काम कर रहे हो, रूट पे काम कर रहे हो मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं कि मान लो आपने एक डिव बनाया, ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं ये एक डिव बन गया। ओके, इसके अंदर आपने 2 डिव और बना दिए, तो वो कंसिडर कर लेते हैं हमने एक डिव ये बना दिया और एक डिव ये बना दिया, 2 डिव हम लोगों ने बना दिए। ठीक है, अब जब ये 2 डिव बन के तैयार हो गए हैं, एक डिव के अंदर 2 डिव हमारे पास बन के तैयार हो गए हैं, तो अब क्या होगा? अब इसको अगर मैं कह दूं 50% लेने के लिए, तो ये एक्चुअली में इस वाले डिव का 50% लेगा। होगा क्या? ये मेरा मेन डिव है मेरे पूरे के पूरे पेज में, ठीक है। इसको ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये जो आउटर वाला डिव है, ठीक है, इसको चलो दूसरे कलर से बनाते हैं और अंदर वालों को दूसरे कलर से बनाते हैं और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो आउटर वाले को मैं रेड कलर से बना लेता हूँ, ये रेड कलर से एक डिव बन गया, ठीक है। इसके अंदर एक ये ब्लू कलर से बना दिया और एक मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ, ठीक है। ये 2 डिव बन गए हमारे पास बाहर वाले के अंदर के अंदर के अंदर। अब मैंने रेड वाले डिव को बोल दिया कि तुम विड्थ ले लो 50%, तो रेड वाला डिव तो मेन डिव है हमारा, मतलब बॉडी के अंदर डायरेक्टली वो चीज़ बना हुआ है, ठीक है। सो अब इसका विड्थ मैंने 50% ले लिया, 50% ले लिया, तो मान लो मेरी स्क्रीन है लैपटॉप की, तो लैपटॉप की स्क्रीन होती है 1920 पिक्सल विड्थ, इसकी विड्थ होती है 1920 पिक्सल्स होती है। नॉर्मल ये स्टैंडर्ड साइज़ है एक लैपटॉप का, अगर HD लैपटॉप है तो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपका लैपटॉप किस हिसाब से, तो आपकी जो विड्थ साइज़ वो चेंज रहेगी। हम यहाँ पे 1920 का यहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड पिक्सल साइज़ ले रहे हैं एक लैपटॉप का। ओके, क्लियर है इतना? अब ये स्टैंडर्ड पिक्सल साइज़ का मैंने बाहर वाले डिव को बोल दिया 50%, तो इसका कितना हो गया? तो 1920 का हाफ, तो 1920 का हाफ हो गया अप्रॉक्सीमेटली 960, हाँ 960, तो ये 960 px अप्रॉक्सीमेटली 960, तो 1218, हाँ 960 पिक्सल। अब जब मैं इन डिव को इसका 25% बोलूँगा, तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि इसका 25% तो ये 480 पिक्सल्स के बनेंगे? नहीं, ये 480 पिक्सल्स के नहीं बनेंगे, ये बनेंगे इस 960 के 25%। तो 960 का 25% कितना हो गया? तो 480 का भी आधा हो गया, इट्स बिकम्स 240 पिक्सल, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं किसी भी चीज़ का विड्थ, अगर मैं किसी भी चीज़ का विड्थ या हाइट परसेंटेज में लिख रहा हूं, तो वो अपने पेरेंट का, क्योंकि ये इंटरनल डिव, ये एक्सटर्नल डिव, ये जो रेड वाला है इसके चाइल्ड है ना ये दोनों, तो वो अपने पेरेंट की जो मैक्सिमम विड्थ होगी या मैक्सिमम हाइट होगी उसकी परसेंटेज लेगा, ना कि पूरे के पूरे स्क्रीन की। अब कई बार क्या होता है ना कि हमें पूरे की पूरी स्क्रीन के रेलिवेंस में कुछ हाइट विड्थ ये सब चाहिए होती है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे? उस केस में हम लोग VH या VW का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अब इसमें 1 VH मतलब 1% ऑफ टोटल, 1% ऑफ टोटल व्हाट? सो इसमें 1 VH का मतलब होता है 1% ऑफ टोटल व्यू पोर्ट हाइट। ये टोटल व्यू पोर्ट की हाइट का 1% होगा, दैट इज व्हाट 1 VH। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि 1 VH कितने का होता है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी तरीके से 1 VW ले लूं, तो ये 1% ऑफ टोटल व्यू पोर्ट, तो ये 1 से लेके 100 तक नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। अब कई बार हमें जूम चीज़ें चाहिए तो हम इसको 120 VH भी कर देते हैं, तो ये 120% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप परसेंटेज का यूज़ करते हैं तो वो हमेशा अपने पेरेंट का लेता है, तो हमें पेरेंट का तो हमें पता नहीं ना कि कई बार पेरेंट अलग भी हो सकता है, उसकी विड्थ हाइट अलग भी हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग VH और VW का यूज़ करेंगे, जो कि स्ट्रिक्टली आपके व्यू पोर्ट की हाइट लेगा और व्यू पोर्ट की ही विड्थ लेगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग व्यू पोर्ट को
यूज़ करते हैं और परसेंटेज का यूज़ करते हैं। और नॉर्मली अगर जब मैंने पिक्सल में ले लिया तो वो सब कुछ बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, वो रैंडमली कुछ नहीं लेगा, ठीक है। वो चाहे छोटी स्क्रीन हो चाहे बड़ी स्क्रीन हो, आपने पिक्सल्स में दे दिया तो वो पिक्सल्स में ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का डिज़ाइन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना बड़ा होगा और कैसा कैसा दिखेगा। ओके, सो अब बॉक्स मॉडल पे वापस आते हैं। तो बॉक्स मॉडल में हमने ये समझा कि विड्थ और हाइट को हम लोगों ने किस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है मेरे पास वो आता है पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग और मार्जिन से पहले थोड़ा सा इजी है, बॉर्डर को हम लोग देख लेते हैं। तो बॉर्डर को जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, तो हम लोग बॉर्डर टैग लिख देते हैं और बॉर्डर टैग लिखने के बाद हम लोग उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो पहले में उसकी थिकनेस, फिर उसका टाइप और फिर उसका कलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइप है सॉलिड, इसके अलावा हमारे पास क्या आते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो टाइप्स आते हैं वो आता है डैश्ड, फिर आता है डॉटेड और फिर आता है डबल, ठीक है। सॉलिड में एक सिंगल लाइन, तो सॉलिड में एक सिंगल लाइन, डैश्ड में ऐसे डैश 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 वाली लाइन होगी, डॉटेड में डॉट्स लगे होंगे बॉर्डर का पूरा, और डबल में डबल लाइन होगी। ओके, तो ये सारा कुछ पिक्सल्स वगैरह हम लोग इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं, डबल, डॉटेड, डैश, कलर वगैरह सारा कुछ हम लोग बॉर्डर से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बॉक्स मॉडल का ये वाला पार्ट आप लोग को यहाँ पे क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मार्जिन और पैडिंग की। तो मार्जिन और पैडिंग दोनों ही अपने मार्जिन जो क्या होता है वो बॉर्डर के बाहर काम करता है और पैडिंग जो होता है वो बॉर्डर के अंदर काम करता है। तो मार्जिन और पैडिंग दोनों को हम लोग अगेन पिक्सल्स में ही देते हैं। इसको भी हम लोग VH में दे सकते हैं, REM में दे सकते हैं और परसेंटेज में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स का यूज़ करके आप अपना साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ डिसाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जब हम लोग इस तरह की ये चीज़ें करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। सो मार्जिन और पैडिंग के केस में हमारे पास क्या होता है, जब हम लोग मार्जिन लिखते हैं या पैडिंग लिखते हैं, एक मैं यूनिवर्सल वाला सिखा देता हूं, उसके बाद मैं इसको नॉर्मल वाला ब्रेक डाउन करके नॉर्मल वाला सिखा दूंगा, ठीक है। यूनिवर्सल के केस में हमारे पास 1 2 3 4 स्पेसेस होते हैं। हम चारों स्पेसेस पे अलग 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 वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक वैल्यू दी, यहीं पे आपने 10px लिखा, तो ये इट अप्लाइज टू ऑल साइड्स, ठीक है, ठीक है, ये सारे साइड में अप्लाइड हो जाएगा। अगर आपने 2 स्पेसेस लिख दी, मतलब एक अपने यहाँ भी फिल कर दिया और यहाँ भी फिल कर दिया, 2 स्पेसेस पे फिल किया, ध्यान दीजिएगा। पहले केस में हमने सिर्फ एक वैल्यू दी है, सेकंड केस में हम लोग डबल वैल्यू देते हैं। जब हम लोग डबल वैल्यू देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टॉप और बॉटम में फिल हो जाता है और ये हमारा लेफ्ट और राइट में फिल हो जाता है। नेक्स्ट, अगर मैंने 3 वैल्यू दे दी, 1 2 3, अगर मैं इसको 3 वैल्यू दे देता हूँ तो ये मेरा टॉप में चला जाएगा, सेंटर वाला मेरा लेफ्ट और राइट में चला जाएगा और लास्ट वाला मेरे पास बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने 1 2 3 4 चारों वैल्यू दे दी तो क्या होगा, सो इट स्टार्ट वर्किंग लाइक अ क्लॉक, ठीक है। तो अगर ये मेरा बॉक्स है और ये क्लॉक की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली होती है। तो पहले आ जाएगा टॉप, तो ये मेरा हो जाएगा टॉप पे। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा हो गया राइट, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा राइट। उसके नीचे बॉटम, तो ये मेरे पास आ जाएगा बॉटम। उसके बाद लेफ़्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगा लेफ़्ट। तो अगर 4 वैल्यू देते हो तो इस 4 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मार्जिन और पैडिंग को हम लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं। आपको जितने साइड्स में जैसे जैसे अप्लाई करना है उस तरीके से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास आता है कि अभी तो मैंने आपको मार्जिन और पैडिंग का यूनिवर्सल सिखाया, मार्जिन और पैडिंग आप डेडिकेटेडली भी अप्लाई कर सकते हो। आपने मार्जिन लेफ्ट लिख दिया तो सिर्फ लेफ्ट में अप्लाई होगा, अगर आपने मार्जिन राइट लिख दिया तो लेफ्ट राइट आप डायरेक्शन यहाँ पे भी स्पेसिफाई करके आप चीज़ों को बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसको मार्जिन या पैडिंग दे सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग मार्जिन और पैडिंग को कंट्रोल करते हैं। क्विकली चलते हैं हम लोग अपने VS कोड पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग मार्जिन पैडिंग को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। सो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ CSS बॉक्स मॉडल के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक index.html क्रिएट कर लेता हूँ।
फिर इसी के अंदर मैं एक style.css के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, index.html के अंदर बॉयलर कोड लिख दिया, ठीक है, इसको CSS के साथ लिंक कर दिया, तो link एंड दिस इज CSS लिंक्ड हो गया। अब यहाँ पे मैं एक div बना देता हूँ, ठीक है, div के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? मैं यहाँ पे मार्जिन, पैडिंग और ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने एक ही div बनाया है और हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और इस div को मैं ID दे देता हूँ div1। ओके, क्वाइट सिंपल। अब चलते हैं हम लोग स्टाइल में, मैं लिख देता हूँ #div1, और इस तरह से हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। सो लेट्स वर्क ऑन दिस। मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो मैं index.html में गया, इसको लाइव सर्वर से ओपन कर दिया, तो ये लाइव सर्वर से मेरे को इस तरीके से चलने लगेगा। सो हेलो वर्ल्ड मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले मैं स्टाइल में जाके इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, देखो ये पूरे में बॉर्डर आ गया, ठीक है। बॉर्डर की थिकनेस में बढ़ा के 5 पिक्सल कर देता हूँ, तो देखो ये 5 पिक्सल का बॉर्डर हो गया। अब बॉर्डर के बाकी भी ट्राई कर लेते हैं। सॉलिड की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ डैश्ड, तो ये देखो डैश 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 वाले बॉर्डर आ गए हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं इसको डॉटेड कर दूँ तो देखो डॉट डॉट वाले बॉर्डर आ गए। अब मैं इसको डबल कर दूँ तो ये देखो डबल लाइन के बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। तो ये क्वाइट सिंपल है, इस तरीके से हम लोग ये सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको डबल बॉर्डर पे ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट मैं इसके अंदर विड्थ ऐड कर देता हूँ, तो विड्थ मैंने कर दिया मान लीजिए 500 पिक्सल, और हाइट भी मैंने कर दी 500 पिक्सल, ठीक है। तो ये विड्थ और हाइट के हिसाब से ये 100% पे 500 पिक्सल का बन गया, ठीक है। मुझे इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ लार्जर कर देता हूँ, तो ये फॉन्ट साइज़ लार्जर हो गया। एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ, तो XXL, तो ये डबल एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, ठीक है। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि फाइल यार इतने से मेरा काम नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकता हूँ। मैंने 100 px लिख दिया, तो ये 100 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ हो गया। अपनी मर्जी से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 पिक्सल का ये फॉन्ट साइज़ हो गया। अभी इसके अंदर पैडिंग नहीं डली है और मार्जिन भी नहीं डली है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको कलर कर देता हूँ, तो इसको बैकग्राउंड, तो बेसिक के बैकग्राउंड कलर मैं इसको एक्वा कर देता हूँ, तो देखो ये एक्वा से बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया। नाउ लेट्स वर्क ऑन दिस। फटाफट इसको पैडिंग देते हैं, तो मैंने पैडिंग दे दी मान लीजिए यहाँ पे 20 पिक्सल। तो देखो ये इधर से भी 20 पिक्सल, ऊपर से भी 20 पिक्सल, इधर से भी 20 पिक्सल, चारों तरफ से 20 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। पैडिंग का अलग से कुछ कलर नहीं होता है, तो आपको अलग से कोई कलर नहीं दिखेगा, हाँ, लेकिन ये 20 पिक्सल चारों तरफ से हो चुका है। नेक्स्ट अगर मैं इसी को 50 पिक्सल्स कर दूं, तो देखो यहां से मेरे को समझ में आ रहा है कि टॉप बॉटम में 20-20 होगा, लेफ्ट राइट में 50-50 होगा। सो सी टॉप बॉटम में 20-20, लेफ्ट राइट में 50-50 पिक्सल्स हो गया। लेकिन ये चीज़ हम लोग वेरीफाई कैसे करें, कैसे देखें, तो मैं साथ में इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट में ना आपको नीचे ये बॉक्स मॉडल यहाँ पे बना हुआ दिख जाएगा, ठीक है। आप माउस के साथ यहाँ पे जाओगे तो देखो आपको टॉप बॉटम में 20-20 दिख रहा है, लेफ्ट राइट में 50-50 बहुत ही क्लियर दिख रहा है। और साथ में जो ये नीचे यहाँ पे बॉक्स मॉडल का ऑप्शन दिखता है, जैसा मैंने अभी डायग्राम बनाया था, ये ग्रीन येलो पिंक, ये थोड़ा सा मतलब कलर में कोडिंग नहीं कर पाया वही, लेकिन एग्जैक्ट, लेकिन हाँ कुछ ऐसा सही हमारा पास वहाँ पे ही बना था, ठीक है। ये लेफ्ट वाला पार्ट को थोड़ा मैं जूम भी कर दूँ तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। सो सी ये हमारा बॉक्स मॉडल होता है इस तरीके से, क्लियर है। नेक्स्ट तो ये बॉक्स मॉडल समझ में आ गया। अब हम लोग इसको एक और दे देते हैं 100 पिक्सल। तो यहाँ से क्या समझ में आया, टॉप में 20, लेफ्ट राइट में 50 और बॉटम में 100। सो लेट्स सी दिस, यस। सो टॉप में 20, लेफ्ट राइट में 50-50 और बॉटम से 100, क्लियर है। अब इसी चीज़ को मैं 200 पिक्सल लेफ्ट में कर देता हूँ, तो सी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट उस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो गया, वेरी क्लियर। अब यही चीज़ अगर मैं पैडिंग के साथ साथ इसी चीज़ को मैं कॉपी करके सेम चीज़ मैं मार्जिन में भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये मार्जिन भी आ गया इसका, समझ पा रहे हैं। तो ये जो और दूसरा कलर आ रहा है ये हमारे पास एक्चुअली में, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, इसको
हाँ थोड़ा छोटा कर दें ताकि हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये जो ब्राउन कलर का जो आउटलाइन दिख रहा है ये मेरे को मार्जिन दिखा रहा है कि किसने इतने कितना मार्जिन एक्वायर किया है। ठीक है, बॉर्डर को थोड़ा सा और डार्क करने के लिए बॉर्डर को सॉलिड कर देते हैं जिससे कि मेरे को बॉर्डर क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो ये देखो ये बॉर्डर क्लियरली दिख रहा है, पैडिंग क्लियरली दिख रहा है, उसके अंदर एलिमेंट दिख रहा है, एलिमेंट का हाइट और विड्थ वही 500 अभी भी तक फिक्स्ड है। ठीक है, उसके अलावा मेरा पैडिंग ग्रीन कलर में दिख रहा है कि पैडिंग हमने किस तरह से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बनाया है। उसके बाद मेरे को आउटलाइन दिख रहा है जो कि है मेरा मार्जिन, जिसमें हमने जो है ब्राउन कलर में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं और इसी को बोला जाता है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्यों? क्योंकि मैं पूरे बॉक्स को इसके थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज़ वेरी क्लियर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह करोगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको कोई भी एलिमेंट कहाँ पे रखना है, किस तरह से अलाइन करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे किसी एलिमेंट को घिसकाना है। तो ये मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, आई होप आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।